गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कक्षा 9th में चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहे हैं, लहासा की ओर। तो बच्चों, चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा सार बता देती हूँ कि इस चैप्टर में किसके बारे में बात की गई है। सबसे पहले तो मैं आपको इस चैप्टर के जो हमारे राइटर हैं वो कौन हैं उनके बारे में बता देती हूँ। इस चैप्टर के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो हैं श्रीमान राहुल सांस्कृत्यान जी। ठीक है बच्चों, आपको इनके राइटर नेम आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है, किस चीज़ के बारे में बताया गया है, उसको ज़रा आप ध्यान से सुनेंगे। ये जो चैप्टर है इसमें क्या है, सबसे पहले जो बताया गया है वो तिब्बत की यात्रा के बारे में बताया गया है। ये जो चैप्टर लिया गया है किसके बारे में लिखा गया है, तिब्बत की यात्रा के बारे में लिखा गया है, जो कि राहुल जी ने सन 1929 और 30 यानी कि 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। किसके रास्ते से की थी? नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय क्या होता था कि भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, यानी कि वहाँ पर उनको जानने की जो परमिशन थी वो नहीं थी। किनको? भारतीय लोगों को। इसलिए उन्होंने इस यात्रा के लिए अपना क्या है, वेशभूषा बदली। वो कौन सी वेश में गए थे? भिखमंगों की वेश में गए थे। जो मांगने वाले होते हैं ना, उसके वेश में गए थे। और इसमें तिब्बत की जो राजधानी है, तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन किया गया है। दुर्गम यानी कि कठिन रास्तों का वर्णन किया गया है और बहुत ही रोचक, और जो इन्होंने वर्णन किया है बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत में हम उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। यह उसी के बारे में बताया गया है। तो मैंने आपको इसका सार बता दिया है कि लहासा की ओर में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लेखक परिचय। क्या पढ़ेंगे? लेखक परिचय। राहुल सांस्कृत्यान जी का जन्म सन 1893 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ पर हुआ था? ननिहाल गांव, पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। कौन सा था? कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। मूल नाम यानी कि जो उनका असली नाम है वो कौन सा नाम है उनका? केदार पांड्या था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा, लाहौर में हुई। सन 1930 में यानी कि 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कौन सा कर लिया था उन्होंने? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांस्कृत्यान हो गया। कब हुआ था? जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। देखिए वो कितनी सारी भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 1963 में उनका क्या हो गया? देहांत हो गया, कि उनकी मृत्यु हो गई। राहुल सांस्कृत्यान ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्राव्रत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया, यानी कि ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा भाग 6, दिग्दर्शन 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। कितनी है? 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्राव्रत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है।
उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया और घुमक्कड़ ही से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। तो बच्चों, ये हुआ आपका लेखक परिचय, और ये आपको याद करना है क्योंकि आपके पेपर में लेखक परिचय आता है और आपको वो करना पड़ता है। ठीक है, तो आप इसको याद करेंगे। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर ल्हासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलीड पोर्ट का रास्ता जब खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए क्या हुआ था, जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। पलटन यानी कि सेना। आजकल बहुत सी फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, यानी कि वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला है। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी थी और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति, छुआछूत का सवाल ही नहीं है और नए औरतें पर्दा ही करती हैं। पर्दा समझते हो ना आप, घूंघट जिसको बोलते हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन, टोंटीदार जानते हो ना, ठूठी जिसको बोलते हैं, बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मथकर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत नहीं रहती। तो बच्चों, इतना आपको समझ में आया? परित्यक्त चीनी किले से हम जब चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमती के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। अब की बार जब क्या हुआ था, वो भिखमंगे के वेश में नहीं आए थे, बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों को उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम लोग होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। आया आपको समझ में इतना? अब हमें सबसे विकट डांडा थोगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं
जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों पर, यानी कि जो बिल्कुल सुनसान होते हैं, में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता, कोई भी गवाह नहीं मिलता। ठीक है। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछली ही साल थोकला के पास खून हो गया है। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार कर जीभ निकाल कर कूची का मतलब होता है दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमती से कहा कि यहाँ के लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारे दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की क्या थी, हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा, यानी कि धीरे धीरे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और दैनिक वस्तुओं की तरह अपने घोड़ों पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। 1-2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमती इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे यानी उपले, जानते हैं ना। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। उसने क्या कहा, मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमती को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके कुछ अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म
थुप्पा मिला। अब हम टिहरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिहरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमती के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़ों के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े को से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने क्या किया? स्वीकार किया। सुमति ने क्या किया? स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरियाँ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले, यानी कि ढक ले, तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित टिहरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों यानी कि विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु यानी कि नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्धवचन अनुवाद की हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। टिहरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो बच्चों, आज आपका ये चैप्टर 2 लहासा की ओर ये यहाँ पर समाप्त हो गया है, और उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके जो नेक्स्ट है, वो जो क्वेश्चन आंसर हैं, वो हम आपको अगली क्लास में कराएंगे। थैंक यू।